अभी 27 भी आएगा, 27 भी है। योगी जी के आएंगे और फिर वो आंसू बताएंगे हिंदुओं पे कितना अत्याचार हुआ है। मैं कह रहा हूँ धिक्कार है नरेंद्र मोदी जी पर और योगी आदित्यनाथ पे कि अगर 10 साल तो तुम्हारी सरकार होने के बाद हिंदुओं पे अत्याचार है। भाई हिंदुओं के इतने संगठन सक्रिय करने पड़ रहे हैं कि रात दिन हिंदू रक्षा दल घूम रहा है, बजरंग दल घूम रहा है, ठीक है भैया, विश्व हिंदू परिषद घूम रहा है, आरएसएस घूम रहा है और रोज हिंदुओं की किसी न किसी आस्था का अपमान हो जा रहा है तुम्हारी सरकार के होते हुए। ठीक, तो भाई तुम पे धिक्कार है। कांग्रेस के टाइम पे तो ऐसी न्यूज नहीं आती थी कि किसी ने मूर्ति का खंडन कर दिया, किसी ने वो अपमान कर दिया, वो अपमान कर दिया। भाई कहने का मतलब ये है कि हर आदमी राजनीतिक फायदा चाहता है, किसी भी तरीके से अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहा है और कोई बात नहीं। अभी यूपी में एक केस हुआ है, आपने सुना होगा कि जो एक मजार थी उसे तोड़ के शिवलिंग स्थापित की गई है। करते रहो, क्या हो गया इससे? भाई हम तो कह रहे हैं ये जितनी भी इमारतें हैं भारत में सब तोड़ दो। लाल किला, कुतुब मीनार और तुम्हारा ये ताजमहल सब तोड़ो ना, कुछ नया बनाओ तो। भाई आप अगर चाहते हो, रिसर्च करवाना चाहते हो, सब तोड़ दो एक साथ लेकर, फिर आएगा मजा। तो आपको क्या लग रहा है एक फिर से जो यूपी में उपचुनाव आ रहे हैं उसकी वजह से वो कलेक्टिव वो करने की भाई कोशिश साहब की? मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह मुख्यमंत्री के बयान और जिस तरह लगातार और भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान जो आ रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि 2024 की हार के बाद यूपी में ये लोग बौखला चुके हैं और इनकी बौखलाहट कड़वेपन में बदल चुकी है। चाहे बड़ा लीडर हो देश के अंदर, बड़े या छोटा हो, इन लोगों की करवाटें बढ़ चुकी हैं। कोई मंदिर के माइक में जाकर बोलता है कि मुसलमानों को काट दो जी, समझ रहे हो, नहीं मारने का काम कर दो। तो ऐसी भाषाएं कब देश के अंदर खत्म होंगी, पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी पर FIR दर्ज हुई है सिख समुदाय पर, जो उन्होंने बयान दिया था, कैसे देखते हैं इसे? देखिए मैं तो इस पे ऐसे ही देखता हूँ जैसे नई नई लुगाई विधवा हो गई हो। लगातार एक उनके ऊपर टिप्पणी करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अभी एक राणा राणा कर कोई नेता है इनका, नीतीश राणा। एक नीतीश राणा IPL में देखा था मैंने, कलकत्ता की तरफ से खेलता था, बड़ा धुआंधार पारी खेलता था। और एक ये BJP का नीतीश राणा है, ये दूसरी पारी खेलने के चक्कर में। तो ऐसे भड़काऊ भाषण से क्या देश की एकता और अखंडता कायम रहेगी? क्यों लगातार आप लोग जो है देश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हो? कोई कहता 11 लाख रुपए लाओ, जवान काट देंगे उसकी, जिनने भी काटी। तो शर्म करनी चाहिए ऐसे नेताओं को। ये लोग चाहते हैं कि देश के अंदर जो अहम मुद्दे हैं शिक्षा के, रोजगार के, वो हटाकर और इस तरीके की कबाड़ गर्दी की बातें करो। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताइए, उन्होंने सरदारों के लिए कहा, क्योंकि एक सिख आदमी सामने बैठा था, उन्होंने ये नहीं कहा हो रहा है, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है। और एक आदमी विदेश में जाकर कहता है कि 2014 से पहले भारत के अंदर बहुत निराजकता थी, तो क्या ये देश का अपमान नहीं है? और फिर दूसरा बयान आता है कि ऐसा कौन सा दिन था जब मैं भारत में पैदा हुआ था, ऐसा कौन सा बदनसीब दिन था? आप वो बयान उठा लो दोनों और एक ये बयान उठा लो और देश की जनता से पता कर लो कौन सही है कौन गलत है। देखिए लगातार विदेशों के अंदर बैठकर अगर भारत को बदनाम करने का काम करा गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा गया गया। 2014 से पहले क्या कहा जाता था? डॉलर के ऊपर आहा रुपया गिरता जा रहा है, इतना तो कुछ भी नहीं गिरा बाजार में जितना रुपया गिर गया। तो आज क्या हो रहा है साहब? आज आप महंगाई पे आपका मौन, जो आपने मौन व्रत रख रखा है, आप क्यों मुंह नहीं खोल रहे हो अपना? बताइए। आप लगातार बात करते थे देश के अंदर 2 करोड़ नौकरियां देंगे जी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन ये इस तरीके की जितने भी भाषण थे ये सिर्फ किताबी रह गए। पिछले 10 साल में महंगाई दर और बढ़ी है, बेरोजगारी दर बढ़ी है, डॉलर और हावी होता जा रहा है। शिनपिंग के साथ झूला आपने झूला, आप बताते हो कि उनके फाउंडर वो बैठे हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय देश का माहौल खराब करने के। नरेंद्र मोदी जी आज महाराष्ट्र में गए, उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि जो है कांग्रेस है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, क्योंकि उन्होंने जो है गणेश पूजन में गए थे CGI के यहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ पे, उस पर सवाल उठाया। तो वो कह रहे हमारे गणेश पूजा पर भी सवाल उठाया जा रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है गणेश पूजा पे। अच्छा इसी टाइम पे क्यों गए भाई? एक बात बताइए, जो CGI चंद्रचूड़ हैं, लगातार हम तो ये देखते आते थे वो देश के लिए अहम फैसले करते हैं, संवैधानिक फैसले होते हैं। अगर उन्हें वहाँ उन्होंने इनवाइट करा था, ठीक है, धार्मिक चीज़ें आस्था का सवाल है, लेकिन उनका मसला क्या था कहने का कि भाई जब देश की अदालतों के ऊपर जब हुक्मरान बैठ जाएंगे जाकर, तो कौन वहाँ फैसले कराने जाएगा? कहीं ना कहीं इस बात को गलत एंगल से दिखाया थी ये भारतीय जनता पार्टी कि भाई धर्म के ऊपर बोल दिया। क्या बोल दिया धर्म के ऊपर? भाई एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जो है
हैं और एक बहुत बड़े कोर्ट के जो हैं मजिस्ट्रेट हैं, वो उनके घर पर वो गए हैं, उन्होंने इनवाइट करा है। लेकिन धार्मिक अगर उससे अलग देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीति का मामला है। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है टुकड़े टुकड़े गैंग चलाती है, अर्बन नक्सल चलाती है, ये सारी अच्छा, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग चलाती है, आपको जोड़ो जोड़ो गैंग चलाती है, आपको फाड़ो फाड़ो गैंग चलाती है, जो लगातार नफरत का बीज देश में आप बोसते हो। भाई मैंने तो देखा नहीं किसी आदमी को इस तरह की नफरत की भाषा बोलते हुए। घुसपैठिया, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें। जब 2024 के चुनाव में आप आए, आपने देश के लिए क्या क्या तैयारी कर आए थे? आपने कोई 10 साल का लेखा जोखा नहीं दिया देश की जनता को। आप तो मंगलसूत्र से लेकर मुजरा जैसे शब्द आपने बोले मंच से, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती ऐसी बातें। अमित शाह जी ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया था, कह रहे थे कि आने वाले टाइम में जो है इस देश पे घुसपैठिए राज करेंगे 30 साल। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले आज़ादी के 75-76 साल हो गए और भी सरकारें देश में रहीं, क्या ऐसा हुआ? भाई आप तो, और आपके टाइम में तो आपने कहा है भाई सुरक्षा एजेंसियां हमारी कान खोलकर खड़ी हैं। सुरक्षा एजेंसियां, फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी रही है जो आप कह रहे हो घुसपैठिए राज करेंगे। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी को आप वोटर वोट देगा तो वो असली हिंदू है, ठीक है, वो देशभक्त है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के उसकी पार्टी किसी और विचारधारा से तो वो आतंकी है, टेररिस्ट है, घुसपैठिया है। ये मानसिकता, इतनी टुच्ची मानसिकता कब खत्म होगी, मैं पूछना चाहता हूँ। तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि वो इलेक्शन आते हैं तब इस तरीके की बयानबाजी होने सर लगी? बिल्कुल इलेक्शन आते हैं, अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब कुछ अंधभक्त हैं जिनका इलाज होना है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कब आदमी किस तरीके की बातें करता है। लेकिन हरियाणा की बात हो, जम्मू की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, इनका बंटर डार हो चुका है और इनका सूपड़ा साफ है तीनों का। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो 3 पार्टियां रही हैं उनके परिवारवाद वाला और उन्हीं लोगों ने कश्मीर को लूटा है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को परिवारवाद का भी आरोप लगाया और लूटने का भी आरोप लगाया। तो अब मोदी जी वो लूटने जाएंगे, अब उन्होंने लूट लिया, मेरी बारी, ऐसा है क्या? मैं एक बात बताओ, 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, झुंझुना काहे बजा रहे हो? 10 साल में लूटा हुआ वापस कर दो भाई। सरकार तुम्हारे पास, ईडी तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, फोर्स तुम्हारे पास, और वो नेता भी तुम्हारे अंडर ही थे, कब्जे में थे, होम अरेस्ट थे। तुमने लूटा हुआ वापस क्यों नहीं करवाया 10 साल में? मुझे बताओ, चुनाव ही क्यों नहीं करवाए भाई? 370 खत्म हुई 19 में, 24 चल रहा है, ठीक, अभी तक चुनाव क्यों नहीं कराए 5 सालों में? हो रहे हैं चुनाव अभी, अब हो रहे हैं ना। 4 साल तुमने भी खाया, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन लगा के। भाई रोना रोने से नहीं होगा। हमारे देश में क्या कश्मीर फाइल बन जाती है, लोग जो कश्मीरी पंडित है वो नहीं जाते हैं, लेकिन जो झूठे पंडित हैं, ठीक है, जो है राजनीतिक पंडित हैं, जो बीजेपी के पंडित हैं, वो जाते हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, सिनेमा हॉल में देख के आंसू बहाते हैं, ठीक, कहते हैं मोदी जी ना होते तो ये बताओ आज गुजरात भी ये हो गया होता। मैं कह रहा हूँ कश्मीरी पंडितों को घर ही दिलवा दो, 10 साल में क्यों नहीं दिलवाया तुमने? उस कश्मीरी पंडित के नाम पर वोट चाहिए, कश्मीरी पंडित के नाम पे फिल्म बनानी है और पैसा कमाना है, कश्मीरी पंडित के नाम पर लोगों को भड़काना है, कश्मीरी पंडित के नाम पर लोगों को बांटना है, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को घर नहीं देना। अरे कश्मीर का पंडित है तो कश्मीर में घर दो, किसने रोका अब तुम्हें? 10 साल से मोदी 15वां चल रहा है अभी, मान लो, ठीक है, तीसरी बार सत्ता में आए हैं, मोदी जी क्यों नहीं देते कश्मीरी पंडितों को घर? एक ऐलान भी किया हो, घोषणा भी करी हो मोदी जी ने, नहीं की थी ना, तो मोदी जी घोषणा करें कि भाई कश्मीरी मेरी सरकार आ गई है, अब 1 साल में मैं दूंगा कश्मीरी पंडितों को घर। कश्मीरी पंडित के नाम पर रोना है, केरल के हिंदुओं के नाम पर रोना है, मैं करना कुछ नहीं है, वोट लेना, फिर खत्म। अभी 24 का इलेक्शन गया, अब 29 का आएगा। मोदी जी के आंसू यहाँ से निकल के यहाँ तक आएंगे, ठीक है, नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? किसको? वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल ला रहे हैं वो कह रहे हैं आने वाले टाइम। वन नेशन वन इलेक्शन, ये घोषणा है देश में तानाशाही की। वन नेशन वन इलेक्शन क्यों? हमारा देश विविधताओं का देश है। बंगाल के लोग हिंदी नहीं जानते, मद्रास के लोग हिंदी नहीं जानते, ठीक भाई, दिल्ली के लोग मद्रासी नहीं जानते, ठीक भाई, हमारे हरियाणा के लोग जो है मद्रासी नहीं जानते। वन नेशन वन इलेक्शन किस फिलॉसफी पे काम करेगा? जब लोग अलग अलग हैं तो टाइमिंग भी अलग अलग होगी। था पहले वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में अलग हुआ, उसकी जरूरत थी इसलिए अलग हुआ, ठीक। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये कि एक बार में जो सरकार हो गई तो हो गई, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, फिर 5 साल वेट करो। अब तो ये है कि अगर केंद्र में आ गए तो राज्य में हरा के कम से कम सरकार को आईना दिखाया जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं इससे काफी ज्यादा खर्चा बचेगा, काफी ज्यादा रुपए बचेगा। खर्चा बचाने के लिए डिजिटल करें ना इलेक्शन को, खर्चा बचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं भाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें,
टेक्नोलॉजी इस जगह पे टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई? तुम्हारी वंदे भारत चलती है, टेक्नोलॉजी खर्चे कम करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगी, ठीक है। इंस्टाग्राम सरकार की तारीफ करने के लिए आ सकता है, लेकिन भैया और एप्लीकेशन नहीं बन सकते।